जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा कार्बन तथा उसकी यौगिक का पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कि कार्बनिक यौगिक को कितने वर्गों में बांटा गया है। आज इसी को हम लोग क्लासीफाई करेंगे और एक एक पार्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि किस पार्ट में क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा कार्बन तथा उसकी यौगिक के पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और आप लोग को पता है कि कार्बनिक यौगिक में केवल और केवल हाइड्रोकार्बन का अध्ययन है, तो डैट मीन्स यूँ समझ लिए कि इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण या फिर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण भी कह सकते हैं। एक ही बात है दोनों, कि हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में रखा गया है, सबका अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, ये जो आपका आज मैं वर्गीकरण करूंगा ये केवल क्लास 10th लेवल तक की होगी। ठीक है, क्लास 12th में जब जाइएगा तो इसको भी थोड़ा सा हायर लेवल तक क्लासीफाई किया जाता है। वैसे इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा, उतना डिटेल नहीं जा पाऊंगा जितना मतलब हायर लेवल तक होना चाहिए। मतलब क्लास 12 तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्लास 10 से ऊपर जरूर रहेगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, कल के वीडियो में सबसे लास्ट में एक टॉपिक आया था कि कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, उसके 4-5 रीजन थे, जिसमें लास्ट में एक था, सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था उसका लास्ट है, उससे पहले एक पॉइंट था कि कार्बन का श्रृंखलन क्षमता जो होता है वो सर्वाधिक होता है, उतनी किसी अन्य तत्व की नहीं होती। ठीक है, तो मैं वहाँ पर नहीं डिफाइन कर पाया था, लेकिन अभी लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ श्रृंखलन क्या होता है। बोलने के लिए तो मैं बोल ही दिया था कि श्रृंखलन गुण क्या है। अगर कोई पूछे कि श्रृंखलन गुण क्या है, तो कार्बन को कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। अद्वितीय क्षमता मतलब उसके समान किसी और के पास ये क्षमता नहीं है, जिससे अधिक मात्रा में अणु का निर्माण होता है, और इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इधर कहीं पर लिख लीजिएगा अपना, इसी में हम लिख दे रहे हैं। ठीक ना, उसके बाद हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करेंगे। श्रृंखलन गुण क्या है, ठीक ना, ये इसका टॉपिक नहीं है, कल वाले का छूटा हुआ है। ठीक है, श्रृंखलन क्या है। ठीक है, तो श्रृंखलन में हम क्या बोले थे, कार्बन को कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़कर बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे अधिक मात्रा में अणु का निर्माण होता है। इस गुण को श्रृंखलन गुण या श्रृंखलन क्षमता कहते हैं। क्लियर है? अब तो जगह ही नहीं बचा, आधा बोर्ड तो इसी ने छेक लिया, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये श्रृंखलन कल का एक टॉपिक था, कल का जो मतलब लास्ट पॉइंट था उसको मुझे यही कल ही लिख देना चाहिए था, लेकिन कल शायद बोर्ड फुल हो गया था, इसलिए मैं लिख नहीं पाया था। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण में हम लोग हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा हाइड्रोकार्बन अपना, कि हाइड्रोकार्बन को पहले यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे आपके सामने, और उसके बाद एक एक पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन में कितने पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स के भी कोई पार्ट्स है या नहीं है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में हाइड्रोकार्बन अभी जानते क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को 3 वर्गों में रखा गया है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। क्लियर है? पहला पार्ट जो हमारा क्या है, एलिफैटिक। चिंता मत कीजिए, वहाँ पर भी आएंगे कि एलिफैटिक क्या है, उस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिफैटिक। दूसरा है हमारा एलिसाइक्लिक, और तीसरा है एरोमेटिक। क्या हमारा तीसरा, एरोमेटिक।
क्लास 10th में मैं पहले बता दूं आपको इसका डिस्कशन करना है, इस दोनों का कोई चर्चा नहीं है, थोड़ा सा है, मैं थोड़ा नहीं ज़्यादा बता दूंगा। इस दोनों का ज़्यादा डिटेल चर्चा आपको क्लास 12th में मिलेगा। जब क्लास 12th का ऑर्गेनिक आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, आपको ये इंग्लिश नेम ही है, ठीक ना, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, वहाँ पर भी आपको यही नाम मिलेगा, इंग्लिश में भी एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक्स के 2 टाइप्स हैं, ठीक ना, एलिफैटिक के 2 टाइप्स हैं। एक है हमारा एलिफैटिक के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद संतृप्त का एक ही पार्ट है जिसको हम लोग एल्केन या इसका दूसरा नाम ओलिफिन, ओलिफिन, इसका दूसरा नाम क्या है, ओलिफिन के नाम से भी इसको जानते हैं। असंतृप्त के 2 पार्ट्स हैं। असंतृप्त के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारा एल्कीन और दूसरा पार्ट है एल्काइन। जैसे ये एल्केन है उसी तरीके से इसका पार्ट क्या है, एक एल्कीन, जिसको हम लोग इसको ओलिफिन है, इसको पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन ये ओलिफिन होता है, पैराफिन दूसरा नाम है इसका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एल्कीन का दूसरा नाम क्या है, ओलिफिन, पैराफिन, ओलिफिन। और एक है एल्काइन जिसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन, एल्काइन जिसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन। क्लियर, एल्काइन या एसिटिलीन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम लोग इस तरीके से किए हैं। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर के बनने वाला एक हाइड्रोकार्बन। तब हम लोग एलिफैटिक पढ़ेंगे, एलिफैटिक का है संतृप्त, असंतृप्त पढ़ेंगे, फिर इसमें एल्केन पढ़ेंगे, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। ये पूरा पार्ट जब एलिफैटिक पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद एलिसाइक्लिक थोड़ा सा बताना है क्योंकि आपको उसका यूज नहीं है क्लास 10th में, और एरोमेटिक भी थोड़ा सा पढ़ना है, ये भी बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये पार्ट पूरा हाइड्रोकार्बन वाला ये पूरा क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर का कार्बन तथा उसके यौगिक का 30-40% पार्ट तो आपका वैसे ही कवर हो गया, ठीक है, सही बता रहा हूँ। तो इधर ये आपका ये हो गया। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा एलिफैटिक से, ठीक ना, चूँकि बोर्ड पे इधर थोड़ा सा जगह है और हम ठहरे जुगाड़ू लाल, तो जहाँ पर जगह मिला वहाँ पर जुगाड़ लगा करके तो लिख ही देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है कि क्या होता है, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जिसमें से एलिफैटिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एलिफैटिक क्या हमारा, एलिफैटिक, हेडिंग लगाइए आप लोग, एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एलिफैटिक जो होता है, जैसे कि आपको कल बताए थे, उसमें एक पॉइंट आया था कि मतलब क्या कहते हैं, कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण क्यों कर पाता है। उसमें एक पॉइंट आया था कि चूंकि कार्बन अपने आवश्यकता अनुसार, उसको जैसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो खुली श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है, सांख्यिक श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है और बंद श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी केवल 2 का डिस्कशन कर रहे हैं, एक खुली श्रृंखला यानी सीधी, सांख्यिक और बंद। तो सीधी और सांख्यिक जो हो जाएगा वो खुली में आ जाएगा और बंद श्रृंखला जो हो गया वो तो बंद है ही, ठीक है। तो एलिफैटिक किसको बोलते हैं, एलिफैटिक में जो हमारा आता है वो हमारा होता है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। जो भी हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला में, ठीक ना, चाहे वो सीधी हो या सांख्यिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से अगर रेंज है कार्बन 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 कार्बन, ये सब जो है क्या है, खुली श्रृंखला में है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कार्बन 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 कार्बन, इसके नीचे कार्बन, इसके ऊपर कार्बन, ये इसके किसी भी तरीके से। देखिए मुंह दोनों खुला हुआ है, एगो मुंह इधर खुला हुआ है, एगो मुंह इधर खुला हुआ है, इसका भी एक मुंह इधर खुला हुआ है, इधर भी एक मुंह खुला हुआ है, ठीक ना। तो एक खुली श्रृंखला वाला, इसी में अगर ऐसे रहता कार्बन 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 और यहाँ पर कार्बन कार्बन, तो देखिए चारों तरफ से बंद है, तो ये बंद श्रृंखला है। तो बंद श्रृंखला वाला को एलिफैटिक नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। इधर के लिए तो यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं, देखिए एलिफैटिक का डेफिनेशन, खुली श्रृंखला वाले
खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एलिफैटिक कहते हैं। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एलिफैटिक कहते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें हम एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे कि आपको हम बोल दें कि इस तरीके से सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, कार्बन कार्बन के साथ ऐसे जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहा है, ये खुली श्रृंखला है, ठीक ना। या फिर सांखित भी रहेगा, तो ये भी आपका क्या है? खुली श्रृंखला में है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? एलिफैटिक कहलाएगा। एलिफैटिक मतलब सीधी सी बात समझ लिए कि उसका मुंह खुला होगा, ठीक ना, बंद नहीं होगा। तो खुली श्रृंखला वाला जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एलिफैटिक कहलाएगा। एलिफैटिक के दो टाइप्स होते हैं, हम लोग अभी एलिफैटिक पर ही चल रहे हैं, पूरा एलिफैटिक खत्म करेंगे, उसके बाद एलिसाइक्लिक एरोमेटिक लास्ट में आएगा। ठीक है, एलिफैटिक के दो टाइप्स, एक संतृप्त का खत्म करेंगे एल्कीन, उसके बाद असंतृप्त पर आएंगे, एल्कीन और एल्काइन पर आएंगे। ठीक है, आज हम केवल एलिफैटिक का, ये वीडियो जो हमारा होगा स्पेशली एलिफैटिक के लिए होगा। ठीक है, जितना देर में खत्म हो जाए, लगभग ज़्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे का होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। चलिए, तो अब आता है हमारा संतृप्त और असंतृप्त जानने के बारे में। आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच ये जो डेफिनेशन दिया जाएगा संतृप्त और असंतृप्त का, ये बॉन्डिंग के आधार पर है। आपको भी पता है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या क्या हो सकता है। कल के वीडियो में ही ये डिस्कशन हुआ था कि कार्बन अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, यानी एकल बंधन उपस्थित है, इसका नाम क्या होता है? संतृप्त होता है। और अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच दो कार्बन परमाणु के बीच, पूरे यौगिक में दो कार्बन परमाणु के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंधन या त्रिबंधन आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अभी का हमारा पहला हेडिंग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो कहेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल सा डेफिनेशन है, जान लीजिए। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जिस हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन, केवल एकल बंधन उपस्थित हो, केवल एकल बंधन उपस्थित हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें यह मायने नहीं रखता है कि उसमें एक कार्बन है कि दो कार्बन है कि 5 कार्बन है कि 10 कार्बन है, केवल हमको बॉन्डिंग से मतलब है कि सभी के बीच अगर एकल बंधन है तो हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक ना, एग्जांपल में देख लिया। मैं यहाँ पर आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 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 कार्बन, हो गया कि नहीं? पहला एग्जांपल। दूसरा देख लीजिए, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, जितना मर्जी जितना कार्बन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा क्या आएगा इसमें? ये आपका क्या था? संतृप्त। और दूसरा हमारा आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी का डुप्लीकेट भाई है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन, या तो द्विबंधन भी रह सकता है या फिर त्रिबंधन भी रह सकता है, उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में
जिस हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन का मतलब डबल बॉन्ड या त्रिबंधन उपस्थित हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए, शायद नीचे आप लोग को कट हो जाए थोड़ा सा, लेकिन देखिए जैसे ही कार्बन दे दिया, कार्बन और डबल बॉन्ड है वो कार्बन दे दिया, तो ऐसा नहीं सोचिएगा सर जी इसमें एक ही को ना डबल बॉन्ड है, उससे क्या हुआ भाई, एक हो या दो गो हो। आपको पता है कहावत है कि एक सड़ा हुआ अंडा पूरे टोकरी के अंडा को सड़ा देता है, वैसा ही कहानी कुछ इसके साथ है कि एक और डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब इसके चलते इसका नाम क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। ठीक ना? कोई डाउट है क्या? तो असंतृप्त में या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जरूरी नहीं कि सारे कार्बन के बीच, अगर दो कार्बन परमाणु के बीच भी आ गया तो आपका क्या कहला जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें संतृप्त का होता है एल्केन और असंतृप्त का दूगो होता है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक ना? अब देखिए बहुत ही आराम से पढ़िएगा, ये ज़्यादा मतलब डिटेलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ से ही आपका नामाकरण एक प्रकार से स्टार्ट हो जाता है। एल्केन जब टॉपिक स्टार्ट होता है उसी समय से। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम के लिए, मोस्ट एंड मोस्ट भी यही है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर इससे सूत्र जो पूछे जाते हैं यानी नामाकरण जो पूछे जाते हैं वो इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एल्केन से, एल्कीन से और एल्काइन से, क्लास 10th में। ठीक है? क्लास 12th में तो खैर प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप से पूछा जाता है। एल्केन जो है हमारा, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग चर्चा करेंगे कि एल्केन क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, ठीक ना, इसका सामान्य नाम क्या लिखा जाता है, इसी का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले। इससे पहले आपको कुछ वर्ड रूट यानी वर्ड रूट हमको सिखाना है, वो जरूरी है। ठीक ना? कम से कम 10 तो जरूरी है, अगर वो नहीं आप सीख पाइएगा तो फिर आपको नाम लिखने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है? तो इसलिए पहले मैं उसी का डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि वर्ड रूट में क्या होता है। देखिए एक तरफ हम बात रख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन का, एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन की। अगर कार्बन रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डॉट करके लास्ट में 20 कर दे रहे हैं। ठीक है? लेकिन आप 10 तक जरूर अच्छे से नाम याद रखिएगा कि 10 तक हम लोग क्या जोड़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। और इधर आप समझ लीजिए कि उसमें क्या हम जोड़ते हैं, सफिक्स। ठीक ना? लास्ट में आने वाला, उसको हम लोग वर्ड रूट की तरह भी याद रखते हैं कि उसको वर्ड रूट कहते हैं या फिर सफिक्स कह सकते हैं। ठीक है? सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, मतलब जो लास्ट में, नाम के लास्ट में जुड़ता है। सॉरी सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स, ये तो पहले जुड़ता है, प्रीफिक्स। वैसे हम इसको वर्ड रूट करके पढ़ाते हैं कि ये रूट है, मतलब ऐसा ये ट्रिक तरीके से कि वर्ड रूट होता है, ये वर्ड रूट। ठीक ना? जब भी कभी किसी कार्बनिक यौगिक में अगर एक कार्बन उपस्थित हो उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। वो क्या हमारा होता है, एक कार्बन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या हमारा होता है, मेथ। 2 कार्बन के लिए जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एथ। 3 कार्बन के लिए जो होता है वो हमारा होता है प्रोप। 4 कार्बन के लिए हमारा जो होता है वो हमारा होता है ब्यूट, ये बो है। ठीक ना? वो नहीं, ब्यूट। 5 के लिए हमारा जो होता है वो हमारा होता है पेंट। 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बाकी इसके नीचे रहे या ना रहे, लेकिन मिनिमम क्लास 10th के लिए 10 तक तो आपको नाम ये याद रहना ही चाहिए। 11 के लिए होता है ऑनडेक। ठीक है? 12 के लिए होता है डाइडेक, डाइडेक। 13 के लिए होता है ट्राइडेक, इसी तरीके से चलता जाता है। 14 के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड 20 के लिए आइकोस हो जाता है। ठीक है? तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम कम से कम 13 तक, मतलब सॉरी 10 तक तो याद रखना ही है कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
ये वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन। जब भी आएगा, जैसे कि हम आपको नाम बता दे रहे हैं, देखिए जैसे कि हम आ गया C2H6, अब इसमें क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन कार्बन की संख्या कितना है, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो फिक्स है कि इसके नाम में एथ वर्ड तो आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्बन कितना है, 2 है, तो क्या आएगा, एथ आना ही आना है। हम बोल दिए C4H10, चाहे नाम इसका जो भी हो, लेकिन उस नाम में कार्बन 4 के वजह से ब्यूट वर्ड तो जुटना है, कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है, तो कंपलसरी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। एल्केन का पहचान पहले हम लोग कैसे करते हैं, सो जानते हैं। एल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच संरचना के आधार पर, कि कार्बन 2 कार्बन परमाणु के बीच, इसमें हम सबको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे। एल्केन में क्या होता है कि 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, एकल बंधन होता है। इसमें क्या होता है, एकल बंधन होता है। पहली बात, हमेशा एल्केन की पहचान अगर करना है तो उसका स्ट्रक्चर बनाइए, और कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या रहेगा, एकल बंधन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्केन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र मतलब कॉमन फार्मूला, सामान्य सूत्र, ये पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है। सामान्य सूत्र इसका क्या हो जाएगा, वो होता है CnH2n+2। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये बात कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये बात पूछा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब इसका IUPAC नेम जो होता है, या IUPAC नेम कहिए, IUPAC नेम, IUPAC नेम, या इसी को IUPAC नाम भी लोग कहते हैं, ठीक ना। IUPAC नाम इसका क्या होता है, उसका कुछ रूल्स है। जितना कार्बन होगा उसके अनुसार वर्ड रूट, और लास्ट में चूंकि ये एल्केन है, देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन लास्ट में क्या आ रहा है, एन, तो इसलिए वर्ड रूट में क्या जोड़ता है, एन जुड़ता है, तब तो पता चलेगा कि एल्केन का है। तो इसमें क्या हमारा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट अब प्लस एन, ठीक ना, वर्ड रूट प्लस एन। अब देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल, इसका सामान्य सूत्र नाम भी वही होता है, जैसे जो IUPAC नेम में होता है वही हमारा मतलब सामान्य नाम भी होता है, कॉमन नेम भी इसका वही होता है। एग्जांपल आपको बता रहे हैं, IUPAC का हम फुल फॉर्म लिख देंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना हुआ है जो इसका डिसाइड करता है कि किस यौगिक का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। IUPAC नेम केमिस्ट्री के लिए केवल ये संगठन बना हुआ है। तो एग्जाम्पल में जैसे कि देख लीजिए, हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, इससे पहले समझते हैं कि ये क्या बताता है कि CnH2n+2, CnH2n+2 मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, और उससे भी 2 को ज़्यादा होगा। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 1 का 2 गुना 2 और प्लस 2 4। कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 5 दूना 10 और 2 12। यही डिसाइड करता है कि वो एल्केन होगा कि नहीं होगा। आपको एग्जाम इसी तरीके से दिया जाएगा, सूत्र दिया रहेगा, उसका नाम लिखना रहेगा और स्ट्रक्चर बनाना रहेगा, या फिर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो नाम बताना रहेगा, सूत्र लिखना रहेगा, या नाम से सूत्र लिखना रहेगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक टर्म लिखा रहना, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में CnH2n+2 है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर इफ n बराबर मान लीजिए कि 1 है, तो n बराबर 1 रखने पर इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें जो सूत्र बनेगा वो आपका सूत्र बन जाएगा C1 मतलब यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, और H 2 1 2 2 4। क्लियर है, सूत्र ये हो गया। अब अगर इसकी नेम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम इस आधार पर आएगा, नाम इस आधार पर कि वर्ड रूट, तो कार्बन क्या है वो 1 होता है, एक कार्बन के लिए क्या हम लेंगे, मेथ अजोर क्या, एन, यानी नाम आपका हो जाएगा मेथ अजोर एन, यानी बराबर ये क्या बनेगा, मेथेन। अगर अब आपसे पूछे कि मेथेन का फार्मूला क्या होता है तो आप गलती नहीं कीजिएगा कि मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें, मतलब इसकी संरचना का स्ट्रक्चर का बात करें, STR का मतलब स्ट्रक्चर, तो कार्बन 1 है, कार्बन कितने हैं, 1 है, और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 4 सिंगल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन जुट जाएगा। स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ बातें हम बता दे रहे हैं, वो हमेशा याद रखिएगा। कार्बन जब भी आएगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जब भी आएगा तो 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन जब भी आएगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन जब भी आएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। इसी तत्वों का यूज इसमें लगभग 99% यौगिकों में
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ में नाइट्रोजन का यूज है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अभी हम एक ही एग्जांपल लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। अभी एल्केन का खत्म नहीं हुआ है, एल्केन में अभी बहुत एग्जांपल हम लेने वाले। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि n बराबर 1 लेकर के चलिए, 2 लेकर के चलिए, 3 लेकर के चलिए। कभी ये सूत्र, नाम, स्ट्रक्चर, इस तीनों में से कोई एक चीज आपको देकर के दूसरा चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसका जस्ट सेकेंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं एल्केन के लिए, ये स्पेशली अभी। ठीक है, एल्केन अभी बाकी है। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला हमारा मेथेन था, दूसरा एग्जाम्पल उसको मैंने इसलिए नहीं मिटाया तो ताकि आप इसकी सहायता से नाम लिखते जाओ। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि n बराबर अगर हम मान लेते हैं 4 ले रहे हैं तो सूत्र आपका क्या बनेगा। n बराबर 4 लेने पर सूत्र आपका बनेगा, कॉमन फार्मूला क्या था हमारा, सामान्य सूत्र CnH2n+2। कार्बन जितना होगा, कार्बन की संख्या हम n बराबर कितना ले रहे हैं 4, तो C4 कर दे रहे हैं, C4। और H क्या करना है, इस संख्या की दुगुना से 2 अधिक, तो 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। और इसका जो नेम होगा वो नेम क्या आएगा आप बताइए। तो इसका नाम IUPAC नेम पूछेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। कार्बन 4 है तो 4 के लिए क्या है, ब्यूट। क्या हमारा, ब्यूट। तो हो जाएगा ब्यूट और प्लस क्या, एन। तो क्या बना देगा ये बराबर मिल करके, ये आपको बना देगा ब्यूटेन। क्या बना देगा, ब्यूटेन। क्लियर है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक ना, इसके स्ट्रक्चर की, तो कार्बन कितना 4, 1 2 3 4। चूंकि एल्केन है तो सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। अब सभी कार्बन का आपको 4 बॉन्ड पूरा कर देना। मैंने कहा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बॉन्डिंग के लिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। आप कहिएगा सर यही क्यों है, ऐसा क्यों, आप इसको याद करने के लिए करें। नहीं, मैं याद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है इसलिए 1 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है इसलिए ये हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। इज दैट क्लियर। तो अब देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड, सभी कार्बन का आप 4 बॉन्ड पूरा कर दिए। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 2 3 4, इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा है तो 3 4, इसका 2 पूरा है तो 3 4, इसका 1 पूरा है 2 3 4। सब पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब जैसे कि अब तीसरी, अब थोड़ा अलग तरीका से हम पूछ रहे हैं। जैसे कि हम आपसे पूछ लिए, हम क्या दिए कि हेक्सेन, ठीक ना, हेक्सेन का हमको सूत्र और स्ट्रक्चर चाहिए। हेक्सेन नाम दे दिए हम आपको, हम क्या दे दिए, नाम आपको दे दिए हेक्सेन, और कह रहे हैं कि इसका सूत्र और स्ट्रक्चर हमको चाहिए हेक्सेन का। तो हेक्स का मतलब क्या हुआ, हेक्स का मतलब फिक्स है कि हेक्स का मतलब कार्बन क्या हो गया 6 गो। तो इसका सूत्र आप बनाइए, आप खुद से बना सकते हैं, ठीक ना, किसी दूसरे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सूत्र हम आपको दे रहे हैं, हेक्स का मतलब कार्बन क्या हो गया, कार्बन 6 गो हो गया। और आपको ही पता है कि ये एन लास्ट में आ रहा है, आप ये भी तो डिसाइड करना है ना कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो एन लास्ट में आ रहा है, तो एन का मतलब कि कार्बन की संख्या जितना हो, यानी एल्केन बन गया। कार्बन की संख्या जितनी है उसकी 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन, तो कार्बन 6, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12 2 14। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है, संरचना बनाना है, तो क्या बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सभी कार्बन का 4 4 बॉन्ड पूरा कीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है। सब पर हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, 12 पूर जाएगा, 14 पूर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। इसी को अगर संघनित संरचना सूत्र में लिखेंगे, आपको कल लिखना सिखाया भी थे, और करके अगर लिख दूं, मैं एक ही यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, नीचे कट जाएगा क्या। इसका संघनित संरचना सूत्र अगर बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन वाला जो बॉन्डिंग है उसको आप लुप्त कर दीजिएगा। इसको और करके आप क्या लिख लीजिएगा, या करके आप उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये क्या है देखिए, CH3 है ना, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो क्या लिखिएगा CH3, सिंगल बॉन्ड है बीच में। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो क्या आएगा CH2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर अगला CH2 आएगा, CH2 आएगा, फिर उसके बाद अगला क्या आएगा CH2 आएगा, फिर उसके बाद अगला आएगा CH2, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा CH3। क्लियर है, यही है। अब जैसे कि चौथा एग्जांपल हम ले रहे हैं, चौथा एग्जांपल में हम क्या ले रहे हैं आपके सामने, मान लिए कि यहाँ पर नाम दिए थे तो सूत्र और स्ट्रक्चर पूछे, हम सूत्र दे रहे हैं अब, ठीक ना, C5H10। अब इस सूत्र से पता करना है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा।
ठीक है। नाम पता करना बहुत ही आसान है इस फॉर्मूला से। कार्बन 5 है तो पक्का है कि इसका नाम में पेंट आएगा। क्या आएगा? पेंट आएगा, क्योंकि 5 के लिए क्या आता है? पेंट। और प्लस अब ये देखना है कि ये एल्कीन है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। पहले देखते हैं कि इसकी संख्या से इसमें क्या रिलेशन है। 5 का दुगुना करने पर, सॉरी यहाँ पर तो एल्कीन बन जाएगा, C5H12 कर दे रहे, ठीक ना, क्योंकि वो एल्कीन का हम एग्जाम्पल ले लिए थे। 5 के दुगुना से 2 अधिक है, यहाँ पर जो संख्या उसके दुगुना से 2 अधिक है, तो मतलब एल्केन में आ रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा? एन बनेगा। लास्ट में क्या जुड़ेगा? एन। तो आपका क्या ये नाम हो जाएगा? बराबर में पेंटेन। सूत्र से हम लोग नाम निकाल लिए। अब अगर स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर, जब ये सूत्र पता है तो कार्बन 5 को 1 2 3 4 5 सबका 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। संघनित संरचना सूत्र अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या बनाइएगा आप? CH3, ये 3 गो हैं, CH2, अगला CH2, उसका अगला CH2 एंड लास्ट में CH3। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नाम देगा फिर भी सूत्र स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, फार्मूला देगा फिर भी आप नाम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, और अगर n बराबर 4 इस तरीके से फिर भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? एल्कीन हमारा खत्म है। अगर आप एल्कीन समझ गए तो एल्कीन और एल्काइन में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाला, बस 5 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो वहाँ पर तो डाउट ही डाउट रह जाएगा। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, जैसे आप बचपन में A1 2 3 4 5 ऐसे याद करते थे ना, उसी तरीके से अभी क्लास 10 ये याद कर लीजिएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक 10 तक कम से कम याद रहना चाहिए, तो रहना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एल्कीन और एल्काइन अभी पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब है हमारा एल्कीन, ठीक ना, और अगला है एल्काइन। दोनों प्रयास करेंगे कि हाफ हाफ में अट जाए, ठीक ना। अगर नहीं अटा तो फिर अगला लेना पड़ेगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि एक ही में अट जाए। एल्कीन, अगला क्या हमारा? एल्कीन, ठीक है। एल्कीन, इसमें क्या होता है? जैसे मैंने कहा पहला पॉइंट एल्कीन के लिए कि उसमें सभी कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है? 2 कार्बन परमाणु के बीच 2 कार्बन परमाणु के बीच 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या उपस्थित होता है? द्विबंधन रहता है। 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन रहता है। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि सभी कार्बन परमाणु के बीच, 2 को भी उसमें से आ गया तो उसके बीच उसको क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। ठीक है। दूसरा, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र CnH2n, बस जितना कार्बन की संख्या उसका 2 गुना हाइड्रोजन इसमें रहता है। और इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम, उसका रूल क्या है? तो आप देख लीजिए, IUPAC नेम में वर्ड रूट तो ऐड होगा ही, वर्ड रूट, और प्लस इसके लास्ट में क्या आता है? एल्कीन। लास्ट में क्या आता है? इन। तो इसके अंत में क्या जुड़ जाएगा? एल्कीन। लास्ट में इन, उसमें क्या था? एल्केन, तो इन जुड़ता था। बस हो गया। अब एग्जाम्पल उठाना शुरू कर दे रहे हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि n बराबर 3 से लेते हैं। एक बात और बता दें, एल्कीन और एल्काइन में n बराबर 1 आप नहीं ले सकते, मतलब मेथिन और मेथाइन नहीं होता है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड आएगा तभी वो हमारा क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। तो मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो है। ठीक है, n बराबर 3 है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र इसमें बनेगा, हमारा सूत्र बनेगा C3H कितना? 6। अब इसका जो नाम होगा वो नाम क्या हो जाएगा? तो कार्बन के 3 के लिए क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप। क्या होता है? प्रोप, और जोड़ क्या? इन। तो क्या नाम हो जाएगा? ये बराबर आपका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर है? और इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, एक बात आपको बताए थे स्ट्रक्चर बनाने में, कार्बन कार्बन कार्बन। अब स्ट्रक्चर बनाने में मिनिमम रिक्वायरमेंट कम से कम एक डबल बॉन्ड की है। किसकी जरूरत है? एक डबल बॉन्ड की। तो अभी आप याद रखिएगा, या तो पहले कार्बन के साथ नहीं तो अंतिम कार्बन के साथ अभी आप फिलहाल डबल बॉन्ड दीजिएगा। आप इतना याद रखिए कि अभी आप जो स्ट्रक्चर बनाना है आपको, वो या तो पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड देना या फिर
अंतिम कार्बन के साथ, ठीक ना, पहले कार्बन नहीं तो अंतिम कार्बन के साथ, क्योंकि इसमें पहला पर भी दीजिएगा तो ये, अंतिम पर भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहला अंतिम के बीच में ज़्यादा का गैप नहीं है। ऐसा क्यों? जब हम पोजीशन के आधार पर नामकरण सिखाएंगे वहां पर आपको इसका अंतर समझ में आएगा। तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, अब सब कार्बन का 4 बॉन्ड पुराएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 तो 4, 2 3 4, सबका 4 बॉन्ड पुर गया, इसका भी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है। हाइड्रोजन लटकाइए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए जरा सा, एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ भी, जैसे कि हमने कह दिया, मान लीजिए कि जो ब्यूटीन, क्या नाम दिया हमने, ब्यूटीन, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, पहले देख लीजिए, ब्यूट का मतलब C4 हो गया, ब्यूट का मतलब कार्बन क्या को 4 गो, इन लगा है तो 2 गुना कर देना सीधे, हाइड्रोजन क्या गो 8 गो। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन 4 गो, 1 2 3 4। अब इस 4 कार्बन में या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दीजिए या फिर यहाँ पर, इस पर नहीं डबल बॉन्ड अभी आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पर दीजिएगा तो उसका नाम 2 ब्यूटीन हो जाएगा। क्यों होगा, जब पोजीशन पर आएंगे तब आपको बताएंगे। तो मानते यहीं पर दे देते, ठीक ना, उसमें अंतिम में यहाँ पर शुरू पर दे दिए। इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा आएगा तो 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, सब पर हाइड्रोजन लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। चलिए उसके बाद आता है एल्कीन, हमारा खत्म हुआ। अगला हमारा आता है एल्काइन, लास्ट है ये आज का वीडियो का, ये लास्ट टॉपिक होगा एल्काइन। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कुछ भी लेकर के इसमें बना सकते हैं, n बराबर जितना मर्जी उतना लेकर के बनाइए। एल्काइन, इसमें क्या होगा कि 2 कार्बन परमाणु के बीच, 2 कार्बन परमाणु के बीच, 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, त्रिबंधन। क्या रहता है, त्रिबंधन होते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n-2। मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत अच्छा, मतलब इसमें रिलेशन एक प्रकार से, पहिलका का CnH2n+2, 2 घट गया तो CnH2n, 2 और घट गया तो CnH2n-2, क्लियर है। चलिए, और इसका जो नाम होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम वो क्या होता है, तो वर्ड रूट अब प्लस क्या लास्ट में आ रहा है, आइन, तो क्या जोड़ेंगे, आइन। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसमें मेथाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में n बराबर अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र इसका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा C2H, 2 गुना से 2 कम करना, तो 2 का 2 गुना 4, तो 2 में से 4 में से 2 जाता है, कितना हो जाएगा 2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम होगा वो होगा मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, यानी एथ और जोर आइन बराबर क्या बनाएगा, एथाइन। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है एथाइन। और इसका जब अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या दीजिएगा, 1 और 1, ये तो 2 कार्बन, तो इसके बीच क्या देना होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों पर हाइड्रोजन एक को जोड़ दीजिए, यही हमारा हो गया एथाइन। इसको स्पेशली एसिटिलीन भी कहा जाता है, C2H2 को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन भी इसी को कहा जाता है, दूसरा नाम। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मान ले तो कुछ भी ले लीजिए, पेंटाइन ही ले लीजिए, पेंटाइन, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा, पेंट है तो C5 तो आएगा, C5, H कितना, 2 गुने से 2 कम, तो 10 में से 2 जाए तो कितना, 8। इसका जब स्ट्रक्चर बनाइएगा आप, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी एक कार्बन पर दीजिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा अभी, या तो पहले में या फिर अंतिम में। सबका 4 बॉन्ड पूरा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 4 ऑटोमेटिक है, इसका पास 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जगह थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ, जैसे कि नाम दिया, सूत्र दे करके भी आपको कह सकता है, जैसे कि सूत्र दे देगा, ये आपका पेंटाइन है, इसमें n बराबर 2 पर पूछा हुआ था। अगर मानते हैं हम सूत्र दे देना है आपको, C4H6, 2 गुने से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो नाम देख लेते हैं, नाम, ठीक है। नाम क्या होगा हमारा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, अजोर आइन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां मर्जी वहां ले लीजिए, अंतिम या प्रथम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑटोमेटिक है 1, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने एल्कीन खत्म करा, एल्कीन करा और एल्काइन, तीनों टॉपिक को आज कवर कर लिया है। आपका वर्क क्या रहेगा कि n बराबर 1 से लेकर के 10 तक एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। एक कॉपी में अच्छे से, जहां पर थ्योरी लिखिएगा, थ्योरी की कॉपी में ही 1 से लेकर के 10 तक एल्कीन टॉपिक शुरू कीजिएगा, तो एक कॉलम बना लीजिएगा, n बराबर रख करके, तब सूत्र क्या होगा, उसका नाम क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है। फिर एल्काइन में भी 1 से लेकर के 10 तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एल्कीन और एल्कीन में भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे 10 10 10 मतलब एल्कीन और एल्काइन में तो 9 ही बनेंगे और एल्कीन में 10 बनेंगे, यानी 18 10 28। अगर इतना आप कर लेते हैं तो समझ लिए कि उसमें से ही 2 क्वेश्चन आना है बोर्ड एग्जाम में, तो आना है 100% बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहता है उससे, ठीक है। क्लियर है। तो आज का वीडियो हम लोग इसी टॉपिक के साथ खत्म करेंगे। हमारा आज केवल और केवल एलिफैटिक खत्म हुआ है, कल एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये 2 टॉपिक बाकी है, उस पर लेकर के आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।